नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को पता होगा कि ये जो मनीष रंजन का बुक है, इसका मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल की तरफ से आपको हिस्ट्री का पूरा करवा चुका हूँ, ज्योग्राफी करवा चुका हूँ। आज मैं ये वीडियो पॉलिटी का लेके आया हूँ। ये छोटा सा वीडियो बनेगा और ख़त्म हो जाएगा एक ही वीडियो में सारे पॉलिटी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 24 देख रहे होंगे, इस राज्य व्यवस्था को करेंगे। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था होगा 25 में, और 26 में न्यायपालिका, और एक चैप्टर और कुछ है, मतलब उसको कहते हैं सेल्फ लोकल गवर्नमेंट से। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में पहला क्वेश्चन देखिए कि बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों की स्थापना 1912 में हुई थी। निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया था? तो वो किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया था? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम में बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है 152 विधानसभा में और विधान परिषद में 30। 1935 के जब अधिनियम आया था, उसमें बिहार में विधानसभा में 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीट का निर्धारण किया गया था। 1 अप्रैल डैश को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए थे। तो वो थे 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो वो थी 4। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 4। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो वो थी 70। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो 70। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में मुस्लिमों के लिए कितने सीटें थी? तो वो थी 39। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें थी? तो 39। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो वो थी 15। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? 15। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 7। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? 7। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में एंग्लो इंडियन एवं यूरोपियन समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो वो थी 2। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में एंग्लो इंडियन के लिए 2 और यूरोपीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 सीट प्राप्त हुई थी। बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो वो हुआ था 20। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 20। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद कांग्रेस का नेता किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था 15 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद कांग्रेस का नेता किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था श्री कृष्ण सिंह को। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद यूनुस को। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस को।
20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी? तो वो हुई थी, इसका आंसर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी? तो श्री कृष्ण सिंह। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। निम्न में से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? तो वो था रामदयालु सिंह। निम्न में से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? रामदयालु सिंह। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था? तो वो चुना गया था प्रोफेसर अब्दुल बारी को। निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने कब इस्तीफा दिया था? तब वो दिया था, श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने कब इस्तीफा दिया था? तो देख लीजिए कब दिया था, 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया 31 अक्टूबर 1939 को। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना? तो ये कौन मुख्यमंत्री बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना? तो श्री कृष्ण सिंह। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो हुए थे 39। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 39। निम्न में से किसका निर्वाचन संविधान सभा के लिए बिहार में हुआ था? तो वो हुआ था ABC, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ताजुल हुसैन। निम्न में से किसका निर्वाचन संविधान सभा के लिए बिहार में से हुआ था? तो सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ताजुल हुसैन। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था? तब वो हुआ था 1952 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1952 में। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? तो वो है 331। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? तो 321। 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना? तो वो कौन बना? तो वो बना श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना था? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तब वो हुआ था 2000 में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 में। विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? तब वो विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 29 का क्या हो जाएगा, 56 जिले थे। जब बिहार झारखंड से अलग हो रहा था तो 56 जिला था। बिहार के कितने जिलों को मिलाकर अलग झारखंड बना? तो वो 18 जिले मिलकर। बिहार के विभाजन के बाद कुल कितने जिले रह गए? तो वो रह गया था 38। बिहार के विभाजन के बाद कुल कितने जिले रह गए थे? तो 38। अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 54। अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54। अविभाजित बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 22। अविभाजित बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 22। अविभाजित बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो था 324। अविभाजित बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 324। अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 96। अविभाजित बिहार में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 96। बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो वो हैं 243। बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 243। वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? तो वो है 75। वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? 75। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तब वो हैं
40। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40। वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो वो हैं 16। वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 16। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर, निम्न में से कौन सरकार का अंग है? तो वो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। निम्न में से कौन सरकार का अंग है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्यपाल से प्रश्न देखिए कौन से हैं। तो निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राज्यपाल। निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 153। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 153 आर्टिकल। राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 162 से 165 के बीच में। राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 162 से 165 के बीच में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 157। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 157। किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35। किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। निम्न में से किसके द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति। निम्न में से किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से होता है? तो 156। संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है? तो 156। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते की कटौती नहीं की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते की कटौती नहीं की जा सकती है? तो अनुच्छेद 158 के तहत। अनुच्छेद 158 के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो वो है सैन्य संबंधी। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो सैन्य संबंधी। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तब वो किया जाता है 1/6। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो वो है राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, महाधिवक्ता। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्रावसान एवं विघटित कर सकता है? तब वो हो जाएगा आंसर राज्यपाल। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्रावसान एवं विघटित कर सकता है? तो राज्यपाल। निम्न में से किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्यपाल। राज्यपाल। निम्न में से किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो वो जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो वो भेजता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? राज्यपाल के पास। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 356। संविधान के
के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201। राज्य विधानमंडल से सवाल देखिए। पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा? तो अनुच्छेद 168 के तहत। अनुच्छेद 168 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 169 के तहत। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना होती है? अनुच्छेद 169 के तहत। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वो है 6 राज्यों में। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में विधान परिषद है। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का अस्तित्व। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का अस्तित्व परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो 1921 में आया था। बिहार उड़ीसा विधान परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो 1921 ईस्वी में। निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? तो वो थे सर वाल्टर मांडे। निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? सर वाल्टर मांडे। बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो वो हैं 40। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 40। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6। प्रत्येक 2 वर्ष पर विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। प्रत्येक 2 वर्ष पर विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 1/12। विधान परिषद के कितने सदस्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं? 1/12। विधान परिषद का कोरम कितना होता है? तो वो होता है 1/10। विधान परिषद का कोरम कितना होता है? 1/10। विधान परिषद के सदस्यों को सदन का सत्र प्रारंभ होने के डैश दिन पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता। एक बार फिर से देख लीजिए। विधान परिषद के सदस्यों को सदन का सत्र प्रारंभ होने के दिन माने के डैश दिन पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब 40 दिन। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30। विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14। विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14। सभापति या उपसभापति को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो 14। सभापति या उपसभापति को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा की स्थापना होती है? तो वो होती है 171। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा की स्थापना होती है? अनुच्छेद 171। किसी भी राज्य के विधान
विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो होती है 500। किसी भी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 60। किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। निम्न में से किस राज्य विधानसभा की सबसे कम सदस्य संख्या है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 32। सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। निम्न में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है? तो वो है मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 25 नंबर, बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वो है 38 है। बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 38। बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो वो है 2। बिहार विधानसभा के में कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 2। बिहार विधानसभा में कितने सीटें समान वर्ग के लिए आरक्षित है? तो वो है 203। बिहार विधानसभा में कितने सीटें समान वर्ग के लिए आरक्षित है? तो 203। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 172 का 1। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? 172 का 1। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25। अब विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो 25। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 178। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 178। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? तो वो है अनुच्छेद 163। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? अनुच्छेद 163। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 आर्टिकल के तहत होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होता है उसे कितने माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है? तो वो है 6। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होता है उसे कितने माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है? तो 6। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो वो है 51वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 2003 में। 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 2003 में। 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 2003 में। नेक्स्ट सवाल, 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 164 का 1। संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? अनुच्छेद 164 का 1। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? महाधिवक्ता। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो वो होती है 165। अनुच्छेद 165। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है? तो अनुच्छेद 243 का टा।
संविधान के अनुच्छेद 243 का टा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है। 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2000 ईस्वी में। बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में। निम्न में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? निम्न में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा SN झा। निम्न में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? SN झा। भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो है 1993 ईस्वी। भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 ईस्वी। राज्य महिला आयोग के कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष हो सकता है? तो वो हो सकता है 3। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष हो सकता है? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? तब वो आया था 1949 ईस्वी। बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? 1949 ईस्वी। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था से अब देखते हैं क्वेश्चन। इसमें टोटल 29 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कब बिहार का विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था 1936 में भी, 1912 में भी, 2000 में भी। 1912 में बिहार उड़ीसा समेत बंगाल से विभाजन हुआ, 1936 में उड़ीसा से और 2000 में झारखंड से। वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? तो वो हैं 44। वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? 44। बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो वो होता है राज्यपाल द्वारा। बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो राज्यपाल। राज्य के कुल कितने प्रखंड हैं? राज्य के कुल कितने प्रखंड हैं? तो 9। राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 9। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में कुल 102 अनुमंडल हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 102। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? तो बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। निम्न में से बिहार का प्रमंडल है। निम्न में से कौन बिहार का प्रमंडल है? तो मगध भी है, तिरहुत भी है, कोसी भी है। मगध, तिरहुत, कोसी। निम्न में से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक निम्नलिखित में से प्रमंडल नहीं है? तो मधेपुरा नहीं है, बाकी पटना, सारण, मुंगेर, कोसी, तिरहुत, मगध ये सब प्रमंडल हैं। पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वो आता है तिरहुत प्रमंडल के। तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है पूर्वी चंपारण जिला। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न में से कहाँ तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है? तो वो है मुजफ्फरपुर। निम्न में से कहाँ तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है? मुजफ्फरपुर। निम्न में से कहाँ कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है? तो वो है सहरसा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। बिहार के कितने प्रमंडल का अंतर्गत 6 जिले आते हैं? तो वो है 3। बिहार के कितने प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं? 3। निम्न में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो गया नहीं आता, बाकी नालंदा, रोहतास, कैमूर पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वो कौन है? तो वो है अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद। निम्न में से कौन सा जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद। निम्न में से कौन सा जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है गया। निम्न में से कौन सा जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो गया।
सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है तो गया, बाकी छपरा, सिवान, गोपालगंज सारण प्रमंडल के अंदर आता है। निम्न में कौन सा जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है मधुबनी, तिरहुत के नहीं अंदर नहीं आता है। बाकी शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वो है मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा। निम्न में से कौन कौन जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा। निम्न में से कौन सा जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो मधेपुरा पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी कटिहार, अररिया, किशनगंज पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? तो निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर में सबसे कम जिले हैं। बांका जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो वो है भागलपुर। बांका जिला भागलपुर के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है सुपौल। सुपौल जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता। बाकी खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं। बेगूसराय एवं जमुई किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो वो है मुंगेर। बेगूसराय एवं जमुई किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मुंगेर। पटना जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? पटना जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 3202। पटना जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 3202। निम्न में से कौन सी नदी पटना में नहीं गुजरती है? तो निम्न में से कौन सी नदी पटना में नहीं गुजरती है? तो निरंजना नदी, ये गया में गुजरती है। बाकी गंगा, पुनपुन, सोन ये गुजरती है। पटना का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष किलोमीटर कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? पटना का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 1823। पटना का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 1823। निम्न में से किस जिले की सीमा पटना से नहीं लगती है? तो वो है मुजफ्फरपुर। निम्न में से किस जिले की सीमा पटना में नहीं लगती है पटना से? तो वो है मुजफ्फरपुर। पटना जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो वो है 70.7। पटना जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत है? 70.7। पटना जिले का लिंगानुपात कितना है? तो वो है 897। पटना जिले का लिंगानुपात कितना है? 897। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 26 का न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंधित देख लेते हैं। इसमें कुल टोटल 17 क्वेश्चन हैं, तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 214 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देश के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है इलाहाबाद। देश के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वो है 160। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 160। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितनी है? तो वो है 30। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितनी है? 30। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक न्यायिक पद पर बना रहना आवश्यक है? तो वो है 10। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक न्यायाधीश पद पर बना रहना आवश्यक है? तो 10। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो वो होते हैं 62। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 62। निम्न में से कौन सदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो वो है राज्य विधानसभा। निम्न में से कौन सदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष
लाया जाता है? तो वो लाया जाता है अनुच्छेद 226 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय कितने रिट जारी कर सकता है? तो 5 रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय कितने रिट जारी कर सकता है? तो 5। निम्न में से कौन रिट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो वो कर सकता है अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश। निम्न में से कौन रिट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं तलाक, वसीयत, जल। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तलाक, जल, वसीयत। निम्न में से किसे संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है? तो वो है अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से किसे संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 233 से 36। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 233 से 36। देखते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। जिला जज या अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। जिला जज या अधीनस्थ न्यायालयों की जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में होना या कम से कम कितने वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव रखना अनिवार्य होता है? तो 7 वर्ष। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को केंद्र या राज्य के न्यायिक सेवा में होना या कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव रखना अनिवार्य है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर है 27वां स्थानीय स्वशासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने का संभावना है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है। तो आइए जल्दी से इस 70 क्वेश्चन को देख लेते हैं। लगभग 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो वो की गई थी बलवंतराय मेहता समिति। किस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1957 ईस्वी में। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1959 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1959 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से पंचायती राज व्यवस्था देश भर में लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में से पंचायती राज व्यवस्था देश भर में लागू की गई थी? नागौर। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो वो है नगर परिषद। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? नगर परिषद। 7 नंबर। निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? तो वो है अशोक मेहता। निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 1978 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1978 ईस्वी में। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी? तो वो की थी अशोक मेहता ने। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता ने। GBK राव समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1986 में। GBK राव समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में।
निम्न में से किस समिति ने पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने। निम्न में से किस समिति ने पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1986 ईस्वी में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? तब वो की थी पी.के. थुंगन ने। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? पी.के. थुंगन ने। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1961 ईस्वी। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 ईस्वी। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो वो किया गया है 73वां। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के तहत लागू किया गया है? 73वां। संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है 11वां। संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? तो 11वां। बिहार के कुल कितने जिला परिषद हैं? तो वो हैं 38वां। बिहार में कुल कितने जिला परिषद हैं? 38वां। बिहार में कुल कितने पंचायत समितियां हैं? तो वो हैं 534। बिहार में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 534। बिहार में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो वो हैं 8474। बिहार में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? 8474। भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1992 ईस्वी में। भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 2006 ईस्वी में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 ईस्वी में। बिहार में ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? तो वो हैं 6। बिहार में ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं? 6। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर में कि निम्न में से कौन ग्राम पंचायत का अंग है? तो वो है ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक, मुखिया। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत का अंग है? तो मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम कचहरी। प्रत्येक पंचायत को अपने प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष तक की अवधि तक कार्य करती है? तो वो करती है 5। प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष तक की अवधि तक कार्य करती है? 5। यदि किसी कारण पंचायत विघटित कर दी गई है तो विघटन की तारीख से कितने माह के अंदर निर्वाचन करा लेने का प्रावधान है? तो वो है 6 माह। यदि किसी कारण पंचायत विघटित कर दी गई तो विघटन की तारीख से कितने माह के अंदर निर्वाचन करा लेने का प्रावधान है? 6 माह। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो वो है 50। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो वो है 243 का घ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है? 243 घ। बिहार में वर्ष 2019 में कुल ग्राम कचहरियों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 8474। बिहार में वर्ष 2019 में कुल ग्राम कचहरियों की संख्या कितनी थी? 8474। कितने वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? तो वो हैं 18। कितने वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? 18। वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? वो होना अनिवार्य है 2। वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है मुखिया। ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया के अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं
8। मुखिया के अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 8। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया मुखिया के कार्य को कितने माह तक संपादित कर सकता है? तो वो कर सकता है 6। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया मुखिया का कार्य को कितने माह तक संपादित कर सकता है? 6। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? तो वो है 29। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 29। निम्न में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में है? तो वो है भूमि सुधार, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई। निम्न में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में है? भूमि सुधार, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई। संविधान की किस अनुसूची में राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? तो वो है 11वीं अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? 11वीं अनुसूची। संविधान के किस अनुसूची में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? तो वो किया गया है 7वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुसूची में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? 7वीं। राज्य विधि द्वारा किसी पंचायत को निम्न में से किसे उद्ग्रहण करने तथा उनके संग्रहण करने और उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? तो वो कर सकता है कर, पथ कर, शुल्क। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि राज्य विधि द्वारा किसी पंचायत को निम्न में से किसे उद्ग्रहण करने तथा उनका संग्रहण करने और उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? तो कर, पथकर, शुल्क। राज्य सरकार कितने वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है? तो 5 साल के बाद। राज्य सरकार कितने वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है? 5 वर्ष। निम्न में से कौन प्रखंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई है? तब वो है पंचायत समिति। निम्न में से कौन प्रखंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई है? पंचायत समिति। प्रत्येक डैश की आबादी पर पंचायत समिति को एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है? तब वो किया जाता है 5000। प्रत्येक 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। कितनी आबादी पर जिला परिषद के एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है? तब वो किया जाता है 50000। कितनी आबादी पर जिला परिषद के एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है? 50000। किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्वशासन की स्थापना हुई? तो वो हुई 74वां। किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्वशासन की स्थापना हुई? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था 1992 ईस्वी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 ईस्वी। संविधान के किस भाग में नगरीय स्वशासन का उल्लेख है? तो वो है 9 का ए। संविधान के किस भाग में नगरीय स्वशासन का उल्लेख है? 9 के ए में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 75। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 75। 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 67। 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में वार्ड पार्षदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 67। नगर पंचायत क्षेत्र के लिए अधिकतम कितने वार्ड पार्षदों का प्रावधान है? तो वो प्रावधान है 25। नगर पंचायत क्षेत्र के लिए अधिकतम कितने वार्ड पार्षदों का प्रावधान है? 25। नगर पालिका का वार्ड पार्षद निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। नगर पालिका का वार्ड पार्षद निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वो हैं 12। वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? 12। निम्न में से किस शहर में नगर निगम है? तो निम्न में से किस शहर में नगर निगम है? तो भोजपुर, गया, कटिहार में। निम्न में से किस शहर में नगर निगम है? तो भोजपुर, कटिहार, गया। निम्न में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? तो वो है बेतिया। निम्न में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? बेतिया। लेकिन बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया में नगर निगम है। किस शहर में? तो बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया में नगर निगम है, बेतिया में नहीं है। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था 2007 ईस्वी में। बिहार नगर पालिका
अधिनियम कब पारित हुआ था? 2007 ईस्वी में। पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? तो वो हैं 75। पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? 75। बिहार के कितने नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो वो है 5। बिहार में कितने नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित है? 5। निम्न में से किस नगर निगम के मुख्य पार्षद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो वो है पटना, भागलपुर, आरा। निम्न में से किस नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? पटना, आरा, भागलपुर। निम्न में से किस नगर निगम में मुख्य पार्षद का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वो है गया। निम्न में से किस नगर निगम के में मुख्य पार्षद का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? गया। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 ईस्वी। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी। वर्तमान में बिहार में कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो वो है 42। वर्तमान में बिहार में कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 42। वर्तमान में बिहार में कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो वो है 86। वर्तमान में बिहार में कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 86। नगर निगम के मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तो महापौर। नगर निगम के मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? महापौर। नगर परिषद के मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सभापति। नगर परिषद के मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? सभापति। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अध्यक्ष। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। छपरा को कब नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है 2016 ईस्वी। छपरा को कब नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है? 2016 ईस्वी। बेगूसराय, पूर्णिया, मुंगेर एवं कटिहार को कब नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है 2009 ईस्वी। बेगूसराय, पूर्णिया, मुंगेर एवं कटिहार को कब नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है? 2009 ईस्वी। निम्न में से किस नगर निगम में वार्डों की संख्या सबसे कम है? तो वो कहाँ कम है? तो वो है बिहार शरीफ। निम्न में से किस नगर निगम में वार्डों की संख्या सबसे कम है? बिहार शरीफ। निम्न में से किस नगर निगम में मुख्य पार्षद पद को आरक्षित रखा गया है? तो वो रखा गया है पूर्णिया, मुंगेर और छपरा। मुंगेर, पूर्णिया, छपरा। निम्न में से किस नगर निगम में मुख्य पार्षद पद को आरक्षित रखा गया है? तो मुंगेर, पूर्णिया, छपरा। निम्न में से किस नगर निगम में मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है? तो वो है मुजफ्फरपुर। निम्न में से किस नगर निगम का मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में कितने नगर निगम में मुख्य पार्षद का पद आरक्षित है? तो वो है 5। बिहार में कितने नगर निगम में मुख्य पार्षद का पद आरक्षित है? 5। तो इस तरीके से आप लोग को ये पॉलिटी का भी ख़त्म हो गया। बिहार जो स्पेशल्स का मैंने बिहार का पॉलिटी ख़त्म हो गया। अब आप लोग इसे रिवीजन कर लें। और अब आपको एक और वीडियो आएगा बिहार मतलब कि प्रीवियस ईयर का बिहार से क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं बिहार से स्पेशल से रिलेटेड बीपीएससी में, तो वो सब क्वेश्चन आ जाएंगे एक वीडियो में। फिर आपका बिहार स्पेशल ख़त्म। अब 15 सेट बीपीएससी का एडिटोरिया का भी ख़त्म हो चुका है। अब बच गए हैं परफेक्शन आईएएस। दोस्तों अब बच गए हैं परफेक्शन आईएएस। तो देखिए परफेक्शन आईएएस में मैंने प्रयास का पूरा करवा दूंगा। इसके पहला सेट भी मुझे उपलब्ध हो गया है। तो मैं इस पहला सेट यानी टोटल 6 प्रयास सेट किए जाएंगे, तो 6 का 6 मैं करवा दूंगा। और 10 ऑलरेडी उनका जो क्लास टेस्ट था वो मैं करवा चुका हूँ। उसके 5 सेट और मैं करवाऊंगा 15 तक। इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा। इसके बाद सारे क्वेश्चन लगभग मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप इतना कर लेंगे तो काफ़ी होगा। आस्था का 10 करवा दिया हूँ, एडिटोरिया का दोनों किताब ख़त्म कर दिया हूँ, श्योर सक्सेस का 20-22 सेट करवा चुका हूँ। तो इतना आपके लिए मोर देन एनफ होगा दोस्तों। लुसेंट का पूरा एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री भी करवा चुका हूँ लुसेंट का एमसीक्यू का। फिर मैंने युक्ति प्रकाशन का हिस्ट्री करवा चुका हूँ। सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं दोस्तों। आप इन सारे ही वीडियो को देखिए। अब इससे ज़्यादा आप मत देखिए। पीटी के लिए तैयारी करिए, इसी पर कमांड करिए, आपका पीटी निकल जाएगा। इतना अगर करते हैं अब जो एडिटोरिया का नया बुक करंट अफेयर का आया है, अब मैं उसको लेके आऊँगा उसके करंट अफेयर्स को। तो आप बस करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, आपका पीटी निकल जाएगा। तो आप लोग को अगर ये सब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें। तो अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।